Right, so good afternoon to some more students who have joined up. Remember the name of the topic, that is cost of capital. अभी तक इस क्लास से पहले आपने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उससे भी पहले पढ़ा था आपने कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब याद रखिएगा, कंपनी को एडिशनल फाइनेंस की जरूरत पड़ती है फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कंपनी को फाइनेंस कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिसको कि वो डिबेंचर्स को इशू करके अरेंज कर सकती है या वो मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स को फ्लोट कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी उस कैपिटल को अरेंज किया जा सकता है। और साथ ही साथ इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर ट्रेडेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी और बीएससी में जिन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उन्हें बोला जाता है इक्विटी शेयर्स, और इन सिंपल वर्ड्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टॉक्स और सिक्योरिटीज। तो उन शेयर्स को इशू करके भी कंपनी कैपिटल अरेंज कर सकती है, और वही कंसेप्ट आज आप सीखेंगे कि उस कैपिटल को अरेंज करने में कंपनी के कितने एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी क्या कॉस्ट होती है। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। पहले तो इसका सिंबल याद रखिएगा, it is denoted by KE, right? Cost of equity capital, the symbol is KE. Cost of debentures का सिंबल था KD, cost of preference shares का था KP, और आज जो आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, उसका सिंबल है KE। ये सारे सिंबल्स ध्यान रखने आपको, क्योंकि अगली क्लास में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के काम आएंगे। So remember the symbol for cost of equity capital, that is KE। अब पहले तो कुछ फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, वो फॉर्मूले जो बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं उन फॉर्मूले को नोट करने के बाद देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स, राइट? सो टेक डाउन दीस फॉर्मूले। फर्स्ट वन इज डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड के अंदर जो फॉर्मूला आप सीखेंगे केई का, वो है डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। पहले फॉर्मूले नोट करते जाइएगा, फिर आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी लिखा देंगे। वैसे ईपीएस का फुल फॉर्म होता है डिविडेंड पर शेयर, और एमपीएस का फुल फॉर्म है मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट? तो फॉर्मूले ये काम आएंगे, इसलिए पहले तो फॉर्मूले अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद देयर प्रैक्टिकल्स। तो डिविडेंड यील्ड, और उसी के बाद एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है अर्निंग यील्ड बेस्ड, अर्निंग यील्ड मेथड। उसका फॉर्मूला है KE इज इक्वल टू EPS अपॉन MPS इनटू 100। जब डिविडेंड यील्ड से बोला जाएगा तब तो आपको DPS लेना है, डिविडेंड पर शेयर, और जब अर्निंग यील्ड से पूछा जाएगा या आप लोगों को अर्निंग्स गिवन होगी तो फॉर्मूला लगेगा EPS। EPS का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स पर शेयर, राइट? रिमेंबर DPS, इट स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पर शेयर, और जो EPS है, EPS का फुल फॉर्म है अर्निंग्स पर शेयर। एमपीएस का ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। एमपीएस स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। और ईपीएस को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, जो भी हमें टोटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स गिवन होंगी, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट? अभी तो केवल ब्रीफ कर रहे हैं, आराम से सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। आज कम से कम 5-6 प्रैक्टिकल्स होंगे क्लास में, तो आप लोगों को सारे प्रैक्टिकल्स समझ में आ जाएंगे, बट विद पेशेंस प्लीज टेक डाउन द फुल फॉर्म्स एंड द फॉर्मूले। डिविडेंड दिया होगा तो डीपीएस वाला फॉर्मूला लगाइएगा, अर्निंग्स दी हुई होगी तो ईपीएस वाला लगाइएगा। इसके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट्स आ जाती हैं। व्हेन flotation costs are given
जब कभी फ्लोटेशन कॉस्ट दे दी जाए क्वेश्चन में तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होगा, ये 1 था तो इसका 1 का b लिख देते हैं, 1b। इसमें फॉर्मूला यही रहेगा डीपीएस, लेकिन एमपीएस की जगह पर आ जाएगा नेट प्रोसीड्स। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर की जगह आ जाएगा नेट प्रोसीड्स एनपी, और यहां पर भी 2b। अर्निंग्स यील्ड जो है, ये तो दोनों फॉर्मूले रहे डिविडेंड के, और अर्निंग यील्ड मतलब 2 का ही वेरिएशन है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा के इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन एनपी। एनपी का फुल फॉर्म है नेट प्रोसीड्स, राइट। ये भी अर्निंग यील्ड का है, अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला है, और ये भी अर्निंग यील्ड का है। लेकिन ये स्पेसिफिकली कब लगेगा, जब आपको क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ इशू दी जाएंगी। तो आपने क्या करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देना है, प्रीमियम दिया होगा तो प्रीमियम को ऐड कर देना, और अगर डिस्काउंट दिया होगा तो डिस्काउंट को लेस कर दीजिएगा। इनके काफी सारे प्रैक्टिकल्स आप लोग पहले कर चुके हैं नेट प्रोसीड्स को निकालने के लिए, लेकिन जो भी आज की क्लास में भी आएंगे तो आपको वो फॉर्मूले बता देंगे। बट आपको याद रखना है, फ्लोटेशन कॉस्ट दी होंगी तो एमपीएस की जगह पर क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स। और 2 चीजें याद रखनी है, अगर प्रीमियम दिया होगा तो प्रीमियम हमेशा ऐड करना है, और अगर आपको डिस्काउंट दिया होगा तो डिस्काउंट को हमेशा लेस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो था ये डिविडेंड यील्ड का था, डिविडेंड यील्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं सर 2 फॉर्मूले डिविडेंड यील्ड के हैं, राइट। तो डिविडेंड यील्ड के जब 2 फॉर्मूले लिखवा दिए तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये वाला तो तब लगेगा जब सिंपल मार्केट प्राइस होगी और कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई होगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और उसके बाद एक और वेरिएशन है इनकी, वो भी नोट कीजिएगा। व्हेन ग्रोथ रेट इज गिवन, जब कभी ग्रोथ रेट आ जाएगी तो फॉर्मूला लगेगा, उसको बोला भी जाता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल। तो इसका फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, डीपीएस की जगह पर D1 आ जाता है अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस ग्रोथ इन परसेंटेज, जो भी दे रखी होगी। जी मतलब ग्रोथ इन परसेंटेज, और D1 का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ये यहां भी लिख देते हैं ताकि याद रहे आप लोगों को। D1 stands for expected dividend, और D1 को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, D1 इज इक्वल टू D, जो भी लेटेस्ट डिविडेंड होगा, इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो D जो भी हमारे पास करंट डिविडेंड गिवन होगा, करंट डिविडेंड, उसको यूज करके आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालेंगे। उस एक्सपेक्टेड डिविडेंड को यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ भी प्लेस कर देते हैं ताकि आप लोगों के नोट्स प्रॉपर रहें। D1 इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस G। D1 को निकालने के लिए यूज करना है आपको D इंटू 1 प्लस G। G मतलब ग्रोथ रेट, और जब फ्लोटेशन कॉस्ट होंगी तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ D1 अपॉन बस एमपीएस की जगह पर वहां पर नेट प्रोसीड्स आ जाएगा, एनपी इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ इन परसेंटेज। वो चीज यहां भी याद रखनी है। D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। और कभी ग्रोथ रेट दे रखी हो तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी हो तो आपको ग्रोथ रेट के लिए जो भी डिविडेंड है, करंट डिविडेंड माइनस प्रीवियस डिविडेंड अपॉन प्रीवियस
डिविडेंड इंटू 100 कर देना है। अगर आपको ग्रोथ रेट नहीं दे रखी हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है करंट डिविडेंड माइनस प्रीवियस डिविडेंड अपॉन प्रीवियस डिविडेंड इनटू 100। अब पहले तो आप लोग ये फॉर्मूले नोट कीजिएगा, फिर आपको समझाते हैं कि ये अप्लाई कैसे होंगे। जस्ट टेक डाउन ऑल दीज फॉर्मूले, फिर आपको डिफरेंस बताएंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है। Kindly take down all these formulae and I'll explain the difference between all these using practicals. Hurry up. Once you take down all these formulae, तो आप बता दीजिएगा चैट ऑप्शंस में whenever you take down all these formulae. मेन 3 फॉर्मूले हैं जब तक आप लोग नोट कर रहे हैं, डिविडेंड का, एक अर्निंग का और एक डिविडेंड के साथ साथ जब ग्रोथ दे रखी होगी, राइट, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट वाले तो फॉर्मूले सिमिलर ही हैं, सब जगह वही है, डीपीएस, ईपीएस, D1 प्लस G परसेंटेज, बस एमपीएस की जगह पर एनपी आ रहा है। और एनपी का मतलब याद दिलाते हैं, एनपी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स के लिए जब तक आप लोगों में से बाकी स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं, याद दिलाते हैं आपको, नेट प्रोसीड्स 3 तरीकों से निकलती थी। पहली पार के ऊपर, पार पे कैसे आती थी, नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होगा आप लोगों की नोटबुक में, इशू प्राइस या जो भी मार्केट प्राइस है माइनस जो भी आप लोगों की फ्लोटेशन कॉस्ट्स दे रखी हैं, एफसी शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर, जो भी इशू प्राइस है उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देना। ये तो है पार पर। सेकंड, अगर प्रीमियम पर निकालना है आपको तो एनपी का फॉर्मूला होता है इशू प्राइस प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर डिस्काउंट पे निकालना है आपको तो डिस्काउंट पे नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। एफसी का मतलब है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ इशू। तो ये फॉर्मूले पहले भी बताए थे आप लोगों को। एफसी फुल फॉर्म याद रखिएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट। तो प्रैक्टिकल्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं करा है, अभी तो केवल आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे आज की क्लास में, और वो फॉर्मूले लगेंगे कैसे वो सीखेंगे आप। बस आपको कंडीशन बताइए कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। तो डिविडेंड होगा तो डीपीएस वाला लगाना, उसमें भी अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तो ये वाला, अर्निंग्स दी हुई होंगी तो ये वाला लगेगा, और अगर ग्रोथ रेट दी हुई होगी, ग्रोथ रेट या डिविडेंड्स बढ़ते हुए नजर आएंगे तो आपको थर्ड वाला लगाना है, राइट। और फ्लोटेशन कॉस्ट होंगी तो यही सारी वेरिएशन है, बस एमपीएस की जगह हर जगह पर एनपी आता जाएगा। और एनपी कैसे आता है, एनपी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रोसीड्स। और एनपी कैसे आएगा, सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। पार पर होता है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रीमियम पे इशू प्राइस प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और डिस्काउंट पर इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ इशू, इनको तो हमेशा लेस ही करते जाइएगा, राइट। तो ईशान इज आल्सो रिस्पोंडिंग दैट यू हैव टेकन इट डाउन, ठीक है। तो आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आप में से लगभग सभी ने नोट कर ही लिए हैं, तो ये फुल फॉर्म्स तो हटा देते हैं कम से कम।
ये फुल फॉर्म तो इतनी बार बोल दी कि याद ही हो गई होंगी आपको। DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर और EPS का मतलब अर्निंग्स पर शेयर, MPS का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और NP का फुल फॉर्म है नेट प्रोसीड्स, राइट। somebody is requesting to enter the batch। ओके, तब तक बाकी स्टूडेंट्स पेज नंबर 106 ओपन करिएगा और क्वेश्चन नंबर 12 निकालो। पेज 106 क्वेश्चन नंबर 12 निकालिएगा एक बार। पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 12। हरी अप, ओपन योर बुकलेट्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में जो आपको बुकलेट्स दी गई हैं उसमें QT के बाद फाइनेंस के क्वेश्चंस हैं और उसमें 106 पेज नंबर और उसमें क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू, जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा। अ कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो पहले तो हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये कितने हैं? 10,000। पहले फ्रेज में ही पता लग रहा है इक्विटी शेयर्स है 10,000 ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए इनकी इश्यू प्राइस है। प्रीमियम दे रखा है 2 रुपए का, राइट। तो यहां पर इश्यू प्राइस यानी फेस वैल्यू दे दी ₹10 और प्रीमियम पर इश्यू हो रहे हैं। प्रीमियम कितने रुपए का है? प्रीमियम है 2 रुपए का। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा। द कंपनी हैज इनकर्ड इशू एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000। ये इशू एक्सपेंसेस को ही बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट यानी FC हमें दे दिए यहां पर 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है। लेकिन ये तो 10,000 शेयर की हो गई। तो कोई बता सकता है कि एक शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी? एक शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट अपनी चैट ऑप्शंस में राइट कीजिए और बताइए कि क्या होगी एक शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट। 5,000 रुपए, ये तो फ्लोटेशन कॉस्ट है टोटल 10,000 शेयर की। एक शेयर की 5 रुपए बता रहे हैं ईशान। बाकी स्टूडेंट्स भी सोच के बताइएगा एक शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट कितना होगा। हरी अप, डू राइट इन योर चैट कि यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट एक शेयर का कितना होना चाहिए। 5,000 रुपए दे रखी है टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट, लेकिन विक्की बता रहे हैं 2 रुपए। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी फटाफट सोच के बताइएगा क्योंकि अभी तक हमें करेक्ट आंसर मिला नहीं है। सो जस्ट थिंक ऑफ इट। जयंत ने जवाब दिया 0.5, देवांश 0.5, डिंपल, प्रांशु 0.5। वेरी गुड। देखो ध्यान से, 5,000 रुपए आपने दिए एक फोटोकॉपी वाले को, राइट। शेयर तो भूल जाओ, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 5,000 रुपए आपने दे दिए एक फोटोकॉपी वाले को और उसने बदले में आपको 10,000 प्रिंट निकाल के दे दिए, 10,000 पेजेस फोटोकॉपी करके दे दिए। तो एक का चार्ज कितना हुआ? आपने 10,000 छपवाए और उसके बदले में 5,000 रुपए दिए। तो एक का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आया? वो आ गया 50 पैसे, राइट। ध्यान रखिएगा 5,000 रुपए तो आप दे आए तो हिसाब तो लगाना आना चाहिए ना। 5,000 रुपए दे दिया आपने, ये थोड़ी बिना सोचे समझे। बदले में उसने 10,000 पेजेस आपको जेरोक्स करके दे दिए। तो एक पेज का खर्चा कितना बैठा? एक पेज का खर्चा बैठा 0.50, राइट। बाद में काफी स्टूडेंट्स ने संभाल लिया, विक्की यू आल्सो करेक्टेड इट। तो ध्यान दीजिएगा 5,000 की जगह मान लो 50,000 होता, 50,000 रुपए लग जाते, बदले में आपको 10,000 पेजेस मिल जाते। तो एक का चार्ज कितना होता? एक का चार्ज हो जाता 5 रुपए। तो यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी होगी? 5,000 रुपए दिए, बदले में आपने 10,000 जो इक्विटी शेयर्स थे वो प्रिंट करवा लिए। तो एक शेयर का जो फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 0.50। और देखते हैं आगे। द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द रेट ऑफ डिविडेंड टू बी 18% पर एनम एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल।
तो पहले तो हम डिविडेंड निकालेंगे। डीपीएस ये आपको दे रखा है 18%, लेकिन ये 18% ना तो 50 पैसे का होगा ना 2 रुपए का होगा, ये हमेशा इशू प्राइस का होता है। तो इशू प्राइस है 10 रुपए, जो फेस वैल्यू है, तो 10 रुपए का पहले तो आप 18% निकालेंगे। तो 10 रुपए का 18% निकालो, कितना आ रहा है? ये आ गया 1.80, राइट? दिस इज द डीपीएस। और 18% ऑफ 10 will give you 1.80। अब आप में से सभी स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले की लिस्ट देखिएगा, इसमें अर्निंग्स तो है नहीं, डिविडेंड दे रखे हैं, लेकिन डिविडेंड के 2 फॉर्मूले गिवन हैं, 2। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर दोनों में से कौन सा लगेगा? तो यहाँ देखो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दे दी है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी होगी ना, तो फिर ये वाला लगेगा हमेशा। तो अपने पास डीपीएस है लेकिन एनपी नहीं है, तो अब हम नेट प्रोसीड्स निकालते हैं। एनपी का फॉर्मूला है जो भी आपकी इशू प्राइस है या मार्केट प्राइस है, उसमें प्रीमियम तो आप हमेशा ऐड करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्मूले नहीं लिखे थे नेट प्रोसीड्स के, उनके लिए रिवीजन हो रहा है। इशू प्राइस प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इशू प्राइस है हमारे पास 10 रुपए, प्रीमियम जो था वो था 2 रुपए, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी हो गई? फ्लोटेशन कॉस्ट है 0.50। सॉल्व किया तो 10 और 2 12 में से 0.50 गए, ये आ गया 11.50। तो पहले तो हमें ठंडे दिमाग से नेट प्रोसीड्स निकालना पड़ेगा। तो नेट प्रोसीड्स आ जाएगी हमारे पास 11.50, हाँ, which जयंत, डिंपल have already calculated, very nice। और अब बारी आएगी केई को निकालने की। उसके लिए फॉर्मूला 6 फॉर्मूले लगा दिए आपको। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स कहते हैं सर 6 में से कौन सा लगेगा, तो आपको माइंड में क्लिक करना है कि डिविडेंड है तो लगेगा, तो डिविडेंड में से दोनों में से कोई सा भी एक, लेकिन जब फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तब केवल ये वाला ही लगेगा। तो अब डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100, यू हैव द वैल्यू ऑफ डीपीएस और आपके पास नेट प्रोसीड्स भी है। पुट अप करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। हरी अप कैलकुलेट करिएगा, आपके पास डीपीएस भी है और आपके पास नेट प्रोसीड्स भी है। दोनों वैल्यूज को प्लेस करना है आपको और निकालना है कि आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेट कीजिएगा। 15.65 प्रीति का, देवांश का, पलक, डिंपल 15.65, राइट, करेक्ट। तो 15.65%, ये परसेंट लगाना बड़ा जरूरी होता है। 15.65%, योर आंसर विल ऑलवेज बी इन परसेंटेज। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी के की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल विल बी 15.65%। नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, या हिमांशी वेरी गुड, 15.65, जयंत, ईशान, आर्यन, गौरान्वी, सबका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12, और जो क्वेश्चंस होते जाएं उनको टिक करते जाइएगा अपनी बुकलेट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे अब आप। ये सॉल्व कर लीजिएगा जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है। तो डीपीएस था हमारे पास 1.80, नेट प्रोसीड्स था 11.50। तो 1.8 अपॉन 11.5 इंटू 100, जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 15.65%। योर आंसर हैज टू बी गिवन इन परसेंटेज। तो 15.65% जरूर लगा दीजिएगा, या पॉइंट्स में लिखना हो तो 0.1565 लिख देना, तो फिर परसेंटेज नहीं लगाना। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखें इसका, इसमें दोनों चीजें पूछी हैं। फर्स्ट पॉइंट डिविडेंड यील्ड, सेकंड अर्निंग यील्ड। पहले तो आप ये देखो, क्या कहीं पर इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है क्या? कंपनी इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए तो फेस वैल्यू है,
टोटल इक्विटी शेयर है 2000। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो देखते हैं पहले क्या क्या गिवन है हमें, देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। ऐसे एग्जाम में भी आपको जो भी चीज पहले गिवन है उसको लिखना, ये नहीं डायरेक्टली क्वेश्चन ही स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, धुआंधार कई बच्चे खेल जाते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये हमें पता लग रहा है इस क्वेश्चन में 2000 इक्विटी शेयर है, और उसके बाद इसमें लिखा है हर शेयर की इश्यू प्राइस है 100 रुपए, तो इश्यू प्राइस तो है 100 रुपए। उसके बाद कंपनी हैज अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000, जो टोटल अर्निंग्स दे दी है हमें वो दे दी है 20,000, लेकिन अब अर्निंग्स दे दी तो इससे ईपीएस तो हम हाथ के हाथ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आगे और भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको एक चीज यही बता देते हैं, ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर कैसे आएगा, जो भी हमें टोटल अर्निंग्स पकड़ा दी, टोटल अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अर्निंग्स है 20,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 2000, मतलब 20,000 रुपए आपने कमाए और आपको 2000 लोगों में बांटने हैं, तो हर बंदे को कितना कितना मिलेगा, 10 रुपए मिल जाएंगे। तो ईपीएस कितनी हो गई, यहाँ पर ईपीएस की वैल्यू हो गई ₹10। टोटल इनकम है 20,000 और वो 2000 इक्विटी शेयर दे रखे हैं हमें, 2000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड करनी है। तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर। एक शेयर की अर्निंग कितनी है, वो कितनी हो जाएगी, 10 रुपए। और चलते हैं आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन दी शेयर्स द डिविडेंड हैज बीन पेड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। जो हमें डीपीएस दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹8 पर शेयर। और अब आपसे बोल रहे हैं फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग यील्ड। तो दोनों ही तरीकों से निकालना है आपको अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग डिविडेंड एज वेल एज अर्निंग। तो अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट तो नहीं है, कहीं पर भी कॉस्ट ऑफ इशू तो दे ही नहीं रखा, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट खर्चा नहीं है, तो ये तो नहीं लगेंगे। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक तो पहला ये वाला डीपीएस अपॉन एमपीएस और दूसरा ईपीएस अपॉन एमपीएस। एमपीएस हमें पकड़ा दी, एमपीएस दी हुई है क्वेश्चन की सेकंड लाइन में, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इट इज ₹160। 160 रुपए हमें मार्केट प्राइस दे रखी है, तो एमपीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹160। अब ट्राई करो और आंसर बताइए क्या आ रहा है। ट्राई कीजिएगा खुद, डिविडेंड यील्ड से भी निकालो और अर्निंग यील्ड से भी, फिर आपके आंसर्स चेक करते हैं। %5 बाय डिंपल पलक और दूसरा है 6.25%। चेक करिएगा एक बार सभी, ईशान का भी 5% आ रहा है। आप लोग सबसे पहले जब डिविडेंड यील्ड से निकालेंगे फर्स्ट लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम्स में डिविडेंड यील्ड। तो इसमें केई का फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डिविडेंड पर शेयर है 8, मार्केट प्राइस दिया था हमें क्वेश्चन में 160। मार्केट प्राइस कहाँ दिया हुआ है, सेकंड लाइन में, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 160। तो 8 अपॉन 160 इंटू 100 किया, तो 8 टू द 16 20 बाय 100 किया, तो ये तो आ गया कट पिट के 5%। और जब आप अर्निंग यील्ड से करेंगे, अर्निंग यील्ड, तो अर्निंग यील्ड से के का वैल्यू ये आएगा आपका ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। कहीं पर भी ग्रोथ रेट नहीं दे रखी अभी तक, ना डिविडेंड्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको ग्रोथ वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। तो सिंपल ईपीएस था हमारे पास 10, एमपीएस था 160 इंटू 100। सॉल्व करके देखो, 10 अपॉन 160 इंटू 100
हाँ, देवांश, ईशान, जयंत, विक्की, पलक, गुरानवी, सबके दो दो आंसर आ गए हैं। 10/160 × 100 ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा। 100/16 तो 6.9642 तो ये हो जाएगा 6.25%। अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर और करवाते हैं क्वेश्चन आपको। Kindly take it down and many of you have already calculated the answers. आपने आंसर्स भी बता दिए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लिया, ये टिक कर लेना, ये वाला क्वेश्चन था नंबर 13। तो अब आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें XYZ लिमिटेड का जो शेयर है वो 10 रुपीज पर तो इन्होंने इशू किया और करंट मार्केट प्राइस चल रही है 24 रुपए, MPS 24 है। द डिविडेंड पर शेयर, अब यहाँ पर आपको डिविडेंड अलग अलग दे रखे हैं, 1.20, 1.32, 1.45, 1.60। आपके जो डिविडेंड्स हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब कभी डिविडेंड्स ऐसे बढ़ते हुए नजर आए तो वहां पे ग्रोथ मॉडल लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे लिख लेना ग्रोथ मॉडल, और क्वेश्चन नंबर 15 पे भी लिख लीजिएगा ग्रोथ मॉडल, क्योंकि 15 में भी डिविडेंड बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 15th क्वेश्चन में देखो, ये होमवर्क होगा आपका। इसमें 2004 में डिविडेंड है 2 रुपए, फिर 2 रुपए 20 पैसे, 2.42, 2.66। तो डिविडेंड लगातार बढ़ते हुए नजर आए या जब भी आपको ये 3-4 डिविडेंड दे दिए जाएं तो समझ जाइएगा क्वेश्चन आ गया ग्रोथ रेट का। राइट, ग्रोथ मतलब या तो ग्रोथ डिविडेंड की जो इंक्रीजिंग वैल्यू है, इंक्रीमेंटल वैल्यू है, वो गिवन होगी, ग्रोथ रेट दे रखा होगा, या डिविडेंड इस तरह से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जब भी ऐसे 3-4 डिविडेंड दे दिए जाएं समझ जाइएगा क्वेश्चन आ गया ग्रोथ मॉडल का। तो अभी तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15th होगा आपका होमवर्क। तो 14 के अंदर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक तो आपको दिया है द करंट मार्केट प्राइस इज ₹24। जो मार्केट प्राइस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में वो दिया 24। एक चीज तो लिख लीजिएगा अपनी अपनी नोटबुक्स में, इन दिस क्वेश्चन नंबर 14 द मार्केट प्राइस इट इज ₹24 MPS। और देखते हैं क्या है, the dividends have been 1.20, 1.32, 1.45, 1.60। साथ ही साथ आपको बोल रहे हैं लास्ट लाइन में कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एक बात तो हमें पता लग गई कि जब भी ये डिविडेंड्स इतने सारे दे दिए जाएंगे तो लगेगा तो ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन ये तब लगेगा एनबी वाला जब फ्लोटेशन कॉस्ट होगी। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फ्लोटेशन कॉस्ट नजर नहीं आ रही है। राइट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो छोड़ दो इसे, एनपी वाला तो नहीं लगेगा, लगेगा ये वाला। अब इसमें हमें पहले ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी। तो ग्रोथ रेट के लिए आपको एक तो करंट डिविडेंड लेना है, प्रीवियस डिविडेंड लेना है, 2 डिविडेंड लेने हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप पहला और दूसरा ले लीजिएगा। पहला दूसरा देखो क्या है, 2.20 माइनस 15 क्वेश्चन का है। पहला दूसरा देखो 1.32 ये तो नया डिविडेंड है, और पुराना क्या है, पुराना है 1.20 प्रीवियस अपॉन 1.20 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ एक बार ये क्या आ रहा है। हमेशा ग्रोथ रेट को निकालने के लिए पहला दूसरा ले लेना, उससे एग्जैक्ट आ जाएगी। 1.32 पहला डिविडेंड और जो दूसरा डिविडेंड दिया होगा, एक बार माइनस करके बताओ 1.32 माइनस 1.20 अपॉन 1.20 इंटू 100 क्या वैल्यू आ रही है। 1.32 माइनस 1.2 अपॉन 1.2 इंटू 100। ये कहां पर आए हैं, आपके पास ये 4 डिविडेंड दे रखे हैं ना क्वेश्चन में। पहला 1.20, फिर 1.32, फिर 1.45 और 1.60।
तो ग्रोथ रेट कोई भी दो डिविडेंड ले लेना, लेकिन सबसे एग्जैक्ट आती है हमेशा फर्स्ट और सेकंड लेने पर। फर्स्ट और सेकंड लेने पर ईशान की 10% आ रही है, दिवांश की 10.34 आ रही है, जयंत की 10% आ रही है। हमेशा पहला और दूसरा ये दो ले लीजिएगा। हालांकि कई स्टूडेंट्स इनसे भी निकाल लेते हैं 1.45 माइनस 1.32 अपॉन 1.32 इंटू 100, ये भी ऑलमोस्ट 10 या 9.99 के आसपास आ जाएगी। कुछ बच्चे इनसे भी निकाल लेते हैं तो वो थोड़ी सी वेरी करने लग जाएगी। अगर आप ये वाला लोगे 1.6 माइनस 1.45 अपॉन 1.45 इंटू 100, तो भी ये 10% के आसपास ही आएगा। हर एक में किसी में 9.9 आ जाएगा, किसी में 10.3 आ जाएगा, लेकिन पहला और दूसरा लेने पर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है इस क्वेश्चन में भी। और जो क्वेश्चन नंबर 15 करोगे ना होमवर्क में, उसका भी हिंट दे देते हैं। 2 रुपए और 2 रुपए 20 पैसे दे दिया, तो 2 20 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 100, ये नंबर 15 जो होमवर्क में करेंगे आप, तो 0.20/2 इंटू 100, मतलब ग्रोथ रेट बेस्ट आ जाती है। जरूरी है हमेशा 10 ही आए, कभी 5 भी आ जाती है, कभी 15 भी, कभी 20 भी, लेकिन ग्रोथ रेट सबसे प्रिसाइज आती है हमेशा पहला दूसरा लेने पर। बाकी कोई स्टूडेंट चाहे तो दूसरा तीसरा भी ले सकता है, तीसरा चौथा भी ले सकता है। अपने को तो ग्रोथ रेट निकालनी है। 9.9 भी आ गई, वो भी ऑलमोस्ट 10 ही है। 10.3 भी आ गई, वो भी 10 के आसपास ही है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में आपकी बेस्ट आ जाएगी। तो हिमांशी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, हिमांशी, गौरांगी, एवरीवन, आर्यन, सभी ने निकाल लिया है। ग्रोथ रेट आ गया आपका 10% एग्जैक्ट, और 10 के आसपास भी है, 9.9 भी है तो चलेगा, उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा, दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम 10%। तो पहला टारगेट होता है हमारा ग्रोथ रेट निकालना, और वो कब निकालेंगे? जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे 3-4 डिविडेंड दे दिए जाएंगे, समझ जाइएगा क्वेश्चन आ गया ग्रोथ मॉडल का। अब आगे चलते हैं। मार्केट प्राइस दे रही 24 और कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। अब करेंगे कैसे वो समझिएगा। हमारे पास ग्रोथ रेट है, अब ग्रोथ रेट है 10%, राइट? द वैल्यू ऑफ ग्रोथ रेट इज 10%। तो ग्रोथ रेट से पहले हमें D1 निकालना पड़ेगा। D1 कैसे आएगा? D1 का फॉर्मूला है, जो भी डिविडेंड है उसको 1 प्लस G से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब D का जो मतलब है यहां पर वो है डिविडेंड, लेकिन कौन सा डिविडेंड? बिल्कुल लेटेस्ट डिविडेंड जो है। हमारे पास 4 डिविडेंड थे। 4 डिविडेंड कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में? पहला डिविडेंड था 1.20, अगला था 1.32, 1.45 और 1.60। 4 डिविडेंड है। अब इनकी मदद से हमें अगले साल का डिविडेंड निकालना है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, D1 का मतलब क्या होता है? D1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब आने वाला डिविडेंड, जो फ्यूचरिस्टिक डिविडेंड है, जो एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ना तो पहले से निकलेगा, ना दूसरे से निकलेगा, ना तीसरे से, वो हमेशा निकलता है बिल्कुल लेटेस्ट वाले डिविडेंड से। यानी जो भी आखिरी का डिविडेंड दिया होगा हमेशा आपको उससे D1 निकालना है। तो D1 कैसे निकलेगा? आखिरी का डिविडेंड है 1.60 और ग्रोथ रेट आपने निकाली है 10%, मतलब डिविडेंड लगातार इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो हमारा आने वाला डिविडेंड वो होगा 1.6 इंटू 1.10। ये जो ग्रोथ रेट है ना 10%, इसको लिखा गया है 0.10, राइट? मतलब 10% का रिटर्न है। तो अगर 1 रुपए के ऊपर 10% बोले हम तो वो 10 नहीं होता है, 1 रुपए के ऊपर 10% का रिटर्न होता है 10 पैसे, यानी कि 0.10। तो जब भी मॉनिटरी टर्म्स आ जाएंगे तो ग्रोथ रेट को आपको डेसिमल में लेना ही पड़ेगा। तो ग्रोथ रेट 10% को कैसे लिखा गया है यहाँ पर? 0.10। तो अब इसको सॉल्व करो और पहले तो बताओ
T1 कितना आ रहा है 1.6 into 1.1. What is the value of expected dividend? 1.6 into 1.1 ये आ रहा है रुपीस में आएगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ऑलवेज इन रुपीस 1.76। ये 1 रुपये 60 पैसे, ये भी रुपीस ही था। 1 रुपये 60 पैसे ये डिविडेंड था हमारा, और 1.10 से मल्टीप्लाई किया तो अब हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया 1.676। गौरानवी परसेंट नहीं है ये, जयंत, ईशान, ये परसेंटेज में नहीं है, ये मॉनिटरी टर्म्स में है, रुपीस में। ग्रोथ रेट वो परसेंटेज में हो सकती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो परसेंटेज में है, ये रुपीस में आता है। डिविडेंड है, दिस इज इन रुपीस। ये देखो आप यहाँ पर जो डिविडेंड दे रखा है हमें क्वेश्चन में, वो दे रखा है रुपीस। थर्ड लाइन पढ़ो ध्यान से सबके सब। 1.20, 1.32 ये रुपीस में है, रुपीस 1.45 एंड रुपीस 1.60। तो ये सारे जब रुपीस में है, यानी कंपनी इतना इतना डिविडेंड दे रही है, तो अब हमारा जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा वो भी रुपीस में ही होगा, राइट। तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आएगा वो रुपीस में होगा, वो 1.76 हो गया। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, वो है D1 अपॉन NPS इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। तो ग्रोथ रेट जो भी आएगी ना परसेंटेज में लेना, वो डेसिमल में मत करना। अब सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। काइंडली सॉल्व द वैल्यू और सॉल्व करके बताइएगा कि आंसर कितना है। सॉल्व कीजिएगा इन वैल्यूज को और बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है। 17.33% डिंपल, पलक, गौरानवी। D1 की वैल्यू है 1.76 अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर था 24 इंटू 100। इसको सॉल्व करना और इसके अंदर पूरा ग्रोथ रेट परसेंटेज में ऐड कर देना, क्योंकि ये जो आंसर है वो भी परसेंटेज में है और ये जो आंसर है वो भी परसेंटेज में है। तो यूज है कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर नहीं हो तो मोबाइल फोन में भी होता है कैलकुलेटर ऑप्शन। देखो एक बार सॉल्व कर दिए। 1.76 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 7.33 प्लस 10 यानी 17.33%, राइट। तो 17.33% विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इन दिस क्वेश्चन। अब नोट कीजिएगा, सम ऑफ यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट। क्वेश्चन नंबर 14 था ये, और 15 पे लिखो होमवर्क, क्योंकि इसके बाद कुछ 2 क्वेश्चन और कराने हैं हमें। लेकिन पहले एक बार ये नोट कर लीजिएगा और देखो आपका आंसर 17.33% आ रहा है या नहीं आ रहा। Your answer should be 17.33%. Okay, done everyone. तो ये तो था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इसी का एक छोटा भाई भी है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। वो सिंपल है, उसमें एक ही फॉर्मूला है। यहाँ तो फिर भी 6 फॉर्मूले थे, उसमें केवल एक ही है, राइट। तो वो भी आपको अभी बता देते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो दैट विल नॉट टेक मच टाइम। हालांकि ये फॉर्मूले सारे उसमें भी काम आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका सिंबल होता है KR। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का सिंबल याद रखिएगा, KR। दैट इज द सिंबल फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है वो अमाउंट जो कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांटती है, उतना अमाउंट वो अपने पास ही रख लेती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसके ऊपर भी कुछ रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं।
उस रिटर्न को एक्सप्रेस किया जाता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है कंपनी वो प्रॉफिट का हिस्सा जो अपने पास ही रख लेती है फर्दर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। रिटेन्ड अर्निंग में इसका मतलब छुपा हुआ है। रिटेन्ड मतलब अपने पास रख लेना, अर्निंग्स मतलब जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, कुछ हिस्सा तो वो डिविडेंड की फॉर्म में बांट देती है। जैसे मान लो कंपनी ने 50 लाख रुपए कमाए तो कंपनी ने 30 लाख रुपए तो डिविडेंड की फॉर्म में बांट दिए और 20 लाख अपने पास रख लिए फर्दर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। उस अमाउंट को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। और इसका सिंबल याद रखिएगा, इसका सिंबल है KR और KR के लिए एक ही फॉर्मूला लगाएंगे आप, वो होता है KE 1 माइनस TP 1 माइनस B अपॉन 1 माइनस TC इंटू 100। KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो आपको बोला था ये KR इसका छोटा भाई है। पहले तो आपको इन 6 में से कोई सा एक फॉर्मूला अप्लाई करके KE निकालना पड़ेगा और जब KE आ जाएगा तब उसको इसके अंदर रखना है और ये वाली वैल्यू प्लेस करके KR निकाल देना है। बस ये छोटा सा काम करना है आपको। तो पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। KE का तो फुल फॉर्म पता ही है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। TP का फुल फॉर्म पर्सनल, P मतलब पर्सनल इनकम टैक्स रेट, पर्सनल इनकम टैक्स रेट। B का फुल फॉर्म होता है ब्रोकरेज पर शेयर, ब्रोकरेज। दे रखी है तो ले लीजिएगा और अगर नहीं दे रखी है तो इसकी वैल्यू आपको 0 लेनी पड़ेगी। ब्रोकरेज अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो 0 ले लेना। और एक TC और यूज हो रहा है यहां पर। TC मतलब कैपिटल गेन, कैपिटल गेन टैक्स रेट। और एक इसका दूसरा नाम भी होता है इनकम गेन, इनकम गेन टैक्स रेट। तो फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। पहले एक ही फॉर्मूला है, यहां पर एक ही फॉर्मूला लगेगा, ये सबसे अच्छी बात है। गॉट जस्ट वन फॉर्मूला, KE 1 माइनस TP। ये जो यूज हो रहा है ये है TP, P फॉर पंजाब। 1 माइनस B, B मतलब ब्रोकरेज। और ये TC छोटा सा फुटनोट में लिखा है C। TC का फुल फॉर्म है कैपिटल गेन टैक्स रेट और इसका दूसरा नाम होता है इनकम गेन टैक्स रेट। तो पहले एक बार ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा, फिर इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट कराते हैं आपको। ओके, सो समझिएगा। ओके, यू हैव अ क्वेश्चन, डिविडेंड इज गिवन इन डिक्रीजिंग रेट, नो प्रॉब्लम। आपको तो फिर भी उसके अंदर करंट और प्रीवियस लेना है और माइनस कर देना है, लेकिन डिविडेंड कभी भी आपको विकी डिक्रीजिंग रेट में नहीं गिवन होगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं कस्टमाइज्ड होते हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी। 10% आ गई ना तो डिविडेंड आपका बढ़ता ही जाएगा। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, ना कि घटना। तो अगर कहीं डिक्रीजिंग रेट है तो वो मिसप्रिंट हो गया है, राइट। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ विकी एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। कभी ऐसा हो कि कोई डिक्रीजिंग वैल्यू दे दी, जैसे अभी डिविडेंड दिए थे हमें 1.20, 1.32, 1.45, 1.60 जो भी बढ़ते हुए थे, तो डिविडेंड हमेशा आपको बढ़ते हुए ही मिलेगा, क्योंकि उसी को ही बोला जाता है ग्रोथ। तभी ये ग्रोथ मॉडल लगेगा। अगर कभी कोई वैल्यू डिक्रीज होगी तो मतलब कहीं पर कोई मिसप्रिंट है या कोई गलती आ रही है, राइट। सो डिविडेंड हैव टू बी गिवन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग बढ़ते हुए ही होंगे, तभी वहां पर ग्रोथ मॉडल लगेगा, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही होता है बढ़ना, राइट। ओके, तो वी कम बैक to cost of retained earnings. Hopefully everyone have taken down the formulae. Now we are going to start with the question. Question number 16 पर ध्यान देंगे आप। तो विक्की, I hope your problem is clear.
कि डिविडेंड डिक्रीजिंग में नहीं गिवन होगा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है तो इंक्रीजिंग ही हमेशा गिवन होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इसको स्टार्ट करेंगे अभी हम। नंबर 16 की लैंग्वेज पढ़िएगा। पहली लाइन में लिखा हुआ है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालनी है। पहले देखो डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 15 रुपए। इसमें गिवन क्या है, एक तो डीपीएस डिविडेंड पर शेयर इज ₹15 और देखते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रेट। पर्सनल इनकम टैक्स रेट है 30%, तो पर्सनल इनकम टैक्स रेट मतलब टीपी पकड़ा दी कितनी 30%। उसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर दे दी 110, तो एमपीएस भी गिवन है हमें। एमपीएस कितनी है 110, 110 रुपए दे दी मार्केट प्राइस। ब्रोकरेज 1% है, तो ब्रोकरेज की वैल्यू है 1%, ये याद रखना है। ब्रोकरेज इज 1%। कहीं पर भी हमें कैपिटल गेन टैक्स रेट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, मत दो कैपिटल गेन टैक्स रेट। सबसे पहले हमें केई निकालना पड़ेगा, तो हाथ के हाथ आपका इसका रिवीजन हो जाएगा। केई के 6 फॉर्मूले हैं बोर्ड पर। कोई बता सकता है स्टूडेंट की केई का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर केई के 6 फॉर्मूले में से कौन सा वाला लगेगा जो हमें डेटा दिया हुआ है? डीपीएस और एमपीएस। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो फ्लोटेशन वाले तो कोई भी नहीं लगेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 ईशान विक्की ये जवाब दे रहे हैं कि फॉर्मूला सबसे पहले 1 लगाएंगे। अच्छा, डिंपल और पलक ने आंसर ही निकाल लिया, वेरी गुड। चलो पहले तो हम देखते हैं केई की वैल्यू। तो केई का फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। तो डीपीएस है 15 रुपए, एमपीएस है 110 इनटू 100। करो सभी एक बार सॉल्व इसे। डीपीएस और एमपीएस, यूज योर कैलकुलेटर्स, इवन आई एम यूजिंग माय कैलकुलेटर। 15 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 100, हाँ 13.636 आ रहा है, जिसको आपने बहुत अच्छा राउंड ऑफ किया है। सो दिस इज इक्वल टू 13.64%। ये तो आ गई केई। तो मतलब केआर को निकालने के लिए पहले आपको केई तो निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला था कि केआर छोटा भाई है, तो केआर के लिए पहले तो बड़े भाई को केई को निकालना। जब केई आ जाए, जो कि आपने निकाला है 13.64%, तब आपको अपनी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में प्लेस करना है। और वो कैसे करेंगे? पर्सनल इनकम टैक्स रेट है 30%, इसको मिटा रहे हैं अब हम, क्योंकि अब तक तो सबने फुल फॉर्म नोट कर ही ली होगी। तो केआर के लिए अब आपको याद रखना है ये इनटू 100 हो रहा है, तो इनटू 100 मतलब परसेंटेज तो निकलेगा ही निकलेगा। तो जितनी भी ये ऑलरेडी परसेंटेज है ना, सबको आपको डेसिमल में लेना पड़ेगा। ये मत कर देना कि आप पूरे 13.64 लिख दो, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 0.1364, क्योंकि ये इनटू 100 हो रहा है। अगर आप 13.64 ले लोगे तो ये तो 1364 परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है परसेंटेज को एडजस्ट करने के लिए इनटू 100 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फिर क्या करोगे? सारी वैल्यू डेसिमल में लेना है। यही समझना है आपको कि कब डेसिमल में लेना है कब नहीं। यहाँ इनटू 100 हो रखा है, तो सारी वैल्यू डेसिमल के अंदर लीजिएगा। पहला 0.1364। पर्सनल टैक्स रेट कितना दिया हुआ था 30%। 30% को कैसे लिखा जाएगा 0.30। और माइंड में वैसे भी क्लिक हो जाएगा एग्जाम में कि 1 - 30 तो कर भी नहीं सकते। 1 - 30 करोगे तो क्या हो जाएगा -29। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका जो इनकम टैक्स रेट हो वो -29% आ जाए, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं दो बल्कि ले और लो, ऐसा नहीं होगा। तो पर्सनल इनकम टैक्स रेट 30% दिया था, वो 30 नहीं लिख सकते आप, तो 1 - 30 लिखेंगे तो क्या होगा -29 हो जाएगा, which is absolutely wrong। तो ये भी एक सिग्नल होगा कि हमें वहां पर वैल्यूज को डेसिमल में लेना ही पड़ेगा। चलते हैं आगे। ब्रोकरेज दी हुई थी 1%। 1% का मतलब क्या होता है 0.01, और कैपिटल गेन टैक्स रेट नहीं था क्वेश्चन में, तो जो नहीं था उसको क्या लोगे 0 × 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे इसको। सो दिस इज KE 0.1364 एज इट इज। 1 - 0.3 क्या होता है 1 - 0.3 होता है 0.70। 1 - 0.01 कितना होगा 0.99।
अपॉन 1 माइनस 0 क्या होगा 1 इंटू 100। अब सॉल्व करके बताओ कि ये कितना आ रहा है 0.1364 इंटू 0.7 into 0.99 into 100. So try to solve it. Okay, Goranvi has calculated and Dimple has also calculated it as 9.45%. ये solve कर रहे हैं students, आर्यन का भी 9.45% आ रहा है. What is the answer given in the booklet? 9.45%. Right? तो इसको पूरे को solve कर दीजिएगा, जो आप में से कुछ students ने किया भी है, and the value is coming as 9.45%. ये हो जाए तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार ये ट्राई नोट हो जाए, क्वेश्चन नंबर था 16, इनको टिक करते जाना, राइट। होमवर्क में होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 18, तो 15 और 18 तो होमवर्क में करना है आपको, 15 और 18, लेकिन 17 तो अभी करना है। 17 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा और इसको ट्राई करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस डाउन। हिमांशी का भी हो गया है 9.45, प्रीति 9.45, विक्की का ऑलमोस्ट है 9.44, पलक ने निकाल लिया था, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ना है और इसको ट्राई करना है आपको। सो जस्ट गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 17 इन योर बुकलेट्स, प्लीज गो थ्रू इट। और एक बार ट्राई कीजिएगा। Question number 17, that's the last one. Question number 17 पे ध्यान देना है आपको। इसमें पूछ रहे हैं फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर भी। अब दिया क्या है, एक तो डिविडेंड पर शेयर, राइट। तो जो भी चीजें आपको गिवन हो पहले तो वो लिखते जाना। डिविडेंड पर शेयर कितना गिवन है, ये 9, सो दिस इज गिवन एज ₹9। पर्सनल इनकम टैक्स रेट मतलब टीपी दे दी, पर्सनल इनकम टैक्स रेट है 30%। नेक्स्ट पर्सनल इनकम गेन टैक्स रेट, तो ये इनकम गेन जो होता है इसका एक दूसरा नाम भी बताया था आपको। इनकम गेन और कैपिटल गेन एक ही बात होती है, तो इनकम गेन और कैपिटल गेन मतलब टीसी भी दे दिया यहाँ पर। टीसी कितना दिया है 20%, टीसी इज 20%। ब्रोकरेज इस क्वेश्चन में नहीं दी, ब्रोकरेज नहीं दी तो 0 ले लेना। जैसे ब्रोकरेज हमें 18 में दी है, 18 क्वेश्चन में देखो एक बार 3% दी है ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर, उसका कोई यूज नहीं होगा, तो उसमें घर जाके ब्रोकरेज 0.03 लेना, मतलब घर पे तो है ही आप लोग, तो ब्रोकरेज 3% का मतलब 0.03 लीजिएगा, राइट, 0.03। किसमें, क्वेश्चन नंबर 18 में, ये 18 का हिंट है। अब आपने टीपी है 30%, टीसी है 20%, आगे मार्केट प्राइस दे दिया। मार्केट प्राइस कितना दिया है 100 रुपए, तो पहले तो के ही निकालोगे आप, तो विक्की ने निकाल भी लिया आंसर। विक्की और डिंपल ने 7.88% और विक्की का है 7.875%, राइट, वेरी गुड। तो ब्रोकरेज 0 है यहाँ पर, ब्रोकरेज यूज नहीं करना, पहले तो के ही निकाल लो। के कैसे आएगा, बीपीएस है 9, एमपीएस है 100, 100 से तो 100 बढ़ गई, ये तो आ गई 9%। और अब आपको अपनी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख लेना है।
के 9% आ गई, 9% को लिखना पड़ेगा 0.09, बताया था आपको, इनटू 100 दे रखा है, सारी वैल्यू डेसिमल में लोगे हैं। टीपी 30% है तो 0.30 ले लेना, ब्रोकरेज आएगी नहीं है तो 0 ले लेना, जो चीज नहीं होगी उसकी जगह 0 ले लीजिएगा। और कैपिटल गेन टैक्स रेट था 20%, तो 1 माइनस 0.20। अब इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके देखो कि अपना आंसर डिंपल और विकी के आंसर के बराबर आ रहा है कि नहीं। गौरान्वी का भी आ गया 7.875, पलक का आंसर है 7.88, ईशान का आंसर है 7.875 और देवांश का भी 7.88% है। काफी स्टूडेंट्स आंसर निकाल रहे हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट्स केवल अभी देख रहे हैं कि हाँ चलो बाकी सब निकाल लेंगे, अपना तो उतना ही जाएगा। हिमांशी का भी आ गया 7.88%, राइट। तो अगर मान लीजिए क्लास में 20 स्टूडेंट्स है तो सबके आंसर आने चाहिए, तो आप लोगों को ये आंसर्स कैलकुलेट करने और आंसर इसका आ रहा है सॉल्व करके पूरा 7.875%, right? So this is given in the booklet also. This was question number 17. So we are going to stop over it today till question number 17. बस आपको होमवर्क में करने होंगे 15th और 18th, और 18th में एक जगह स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, ब्रोकरेज 3%, तो कई बार 3 ले लेते हैं, ब्रोकरेज 3% दिया है, 3% को क्या लिया जाएगा 0.03 लीजिएगा, राइट। तो वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन टुमारोज क्लास। कल भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होगा और इसमें करेंगे आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो तब तक ये नोट कर लीजिएगा। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम you can ask it through your chat options.